यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10वीं के विज्ञान का पेपर जिसका कोड है 824 आईपी। ये 7वां सेट है और इस सेट का भी हम पहला भाग सॉल्व करेंगे, यानी 20 विकल्पीय प्रश्न और साथ में भौतिक विज्ञान का खंड। आइए क्रमवार देखते हैं इन सवालों के जवाब। पहला सवाल है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब बात लेंस की हो आभासी और सीधा बनाने के लिए तो ये काम आउटर लेंस करता है, और जब बात दर्पण की हो तो वो उत्तल दर्पण करता है। तो यहाँ पे कहा है लेंस की बात बताओ, तो ये लेंस है अवतल। अवतल लेंस ही सीधा और छोटा बनाता है और हमेशा छोटा बनाएगा, कभी भी बड़ा नहीं बनाएगा। अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या है, यानी फोकस दूरी कितनी है। तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी उसकी आधी यानी 10 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन की घटना के कारण से। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हमें 100 में 2 से डिवाइड कर देना है। तो 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। अब चूंकि इसके आगे का चिन्ह प्लस है तो 50 के आगे भी प्लस होगा, तो ये यहाँ पे है प्लस में 50 सेंटीमीटर। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमेशा लाइन वायर यानी जीवित तार के साथ जोड़ा जाता है उसको। यदि शक्ति, कार्य और समय के मात्रक को क्रमशः x1, x2 और x3 से प्रदर्शित करें तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। जो पावर होता है ये वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे x1 की वैल्यू x2/x3 कहीं नहीं लिखी है। अब दूसरा विकल्प है कि जो कार्य होगा वो होगा पावर इंटू टाइम, यानी कार्य यानी x2 की वैल्यू होगी x1 इंटू x3, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। 7वां है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताओ। आवेश Q का सूत्र होता है I इंटू टी, यानी करंट गुणे टाइम। तो करंट 10 है और टाइम 2 सेकंड यानी 20 कूलाम होगा। ये यहाँ पे खत्म होता भौतिक विज्ञान का खंड। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रसायन विज्ञान के खंड की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, तो ये है। और उसके बाद है पीएच मान 8.5 वाला विलेन, ये जो होगा क्षार होगा। 7 से नीचे अम्ल, 7 उदासीन, उससे ऊपर क्षार। CH3 CH, यहाँ पे CH3 CHO का आईयूपीएसी नाम बताओ। तो ये एक एल्डिहाइड है और 2 नंबर के कार्बन पर 1 2 3 2 नंबर के कार्बन पर मेथिल समूह, तो लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 2 मेथिल प्रोपेनल। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा होगा। तो जब नंबर 5 से 4 से ऊपर होने लगता है तो आधातु की श्रेणी में जाने लगता है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ CnO3 का होल ट्वाइस। निम्न में से असंतृप्त कौन सा है। असंतृप्त वो है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी एल्कीन एल्काइन। तो ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, और ये वाला जो है ये आपका C2H2, ये वाला जो है ये है एथाइन ग्रुप। तो यही वाला होगा असंतृप्त कार्बन। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, अब बायो का भाग शुरू होता है। रक्त दाब नापा जाता है, तो रक्त दाब को नापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन होता है। ये बहुत बार परीक्षा में आता है। एक लिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता है। एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है कि जिसमें 2 टाइप के पेड़ होते हैं, नर और मादा, और एक होता है द्विलिंगी पुष्प, मतलब एक ही पेड़ में दोनों फूल लगते हैं। 7वां है, पुनर्जनन का उदाहरण बताओ। तो उदाहरण हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। ये वाला विकल्प भी कई बार रिपीट हो चुका है।
ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। 19वां प्राकृतिक परितंत्र है गमले, जल जीवशाला, खेत और वन। तो इन सब में प्राकृतिक परितंत्र ये है वन। आहार श्रृंखला में उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो हरे पौधे और नील हरे शैवाल। और उसके बाद यहाँ से भौतिक विज्ञान के वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब पीछे के सेट में हमने दे दिया है। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि P केवल निकट की वस्तु को देख पाता है तो जो केवल निकट की वस्तु देखता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। इसको हल करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत होती है। दूसरा है Q केवल दूर की वस्तु, तो जो केवल दूर की वस्तु देखता है उसको दूरदृष्टि दोष होता है और इसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत है। तीसरा है R ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यानी इनको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों है। तो इनके लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 22वां है जल और कांच में प्रकाश की चाल दिया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहा है निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करो, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो। तो ये दोनों न्यूमेरिकल इसको लगा देते हैं। सवाल में दिया हुआ है जल में स्पीड, तो हम उसको VW लिख देते हैं। ये दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में स्पीड दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहा है पानी के सापेक्ष कांच का, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको नीचे लिखते हैं। और रफ्तार जब लिखना हो तो जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिखा जाता है और जो इधर ऊपर है वो यहाँ नीचे लिखा जाता है। यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे Ng/Nw निकालना है। ये हमने उल्टा लिखे, पानी के सापेक्ष कांच का बराबर संकेत G ग्लास W वाटर। तो ये VW की वैल्यू कितनी है? 2.25 × 10⁸ और नीचे है 2 × 10⁸। ये कट जाएगा तो आएगा 1.125। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। और फिर इसमें दूसरा पार्ट पूछा है कि वायु के सापेक्ष कांच का बताओ। वायु के सापेक्ष कांच का बताना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा VA और नीचे लिखा जाएगा VG। तो हवा की रफ्तार कितनी होती है? 3 × 10⁸ हवा में लाइट की। और फिर ये ग्लास के अंदर स्पीड इन्होंने दिया है 2 × 10⁸, तो ये आएगा 1.5। ये वाला जो हो गया है इसको आप संकेत में से लिख सकते हो। इन्होंने ये हो गया ANG और ये होगा WNG। चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख सकते हो शब्दों में कि ये लिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ये लिखा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लिखने का तरीका क्या है? जो चीज़ इधर ऊपर है वही चीज़ यहाँ नीचे रहेगी, जो यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर रहेगा। तो VW की वैल्यू यहाँ पे दिया था, पानी में स्पीड, वो यहाँ लिख दिए। और ये है शीशे के अंदर की स्पीड, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और सारी वैल्यू को आपको रख के लगा देना है। तो ये इसका मतलब हो गया पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर कहता कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक तो हम यहाँ पे ये चीज़ नीचे लिखते हैं, उसको ऊपर लिख देते। इस चीज़ को डिटेल में सीखने के लिए हमारा एक वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आपको लाइट का जो चैप्टर है अपवर्तन और परावर्तन का जो आपका अध्याय है उसमें ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। पूरा एक वीडियो, उसका नाम यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। वहाँ पे आपको ये चीज़ बारीकी से सिखाई गई है, तो वहाँ पे जा कर के भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला सवाल है, उसको देखते हैं। सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
साथ में तापमान पर भी निर्भर करता है। उसके बाद कहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध का मान कितना होगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर देंगे, तब नया वाला कितना हो जाएगा। तो आप सूत्र इस्तेमाल कर लो, R1/R2 L1/L2 इंटू A2/A1। तो मान लो पहले लंबाई L है, अब की बार कहा है कि लंबाई 2 गुना यानी 2L कर दिया और क्षेत्रफल आधा कर दिया। मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल A था, बाद का क्षेत्रफल आधा हो गया, तो A से कट जाएगा, L से L कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सॉरी, इसमें इन्होंने त्रिज्या आधी की है यहाँ पे। अब ये वाली जो चीज़ है, तो त्रिज्या जब आधी होगी तो जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना आधा हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये A है अगर, तो इसका जो A2 होगा पाई R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 रहेगा, क्योंकि सवाल में इन्होंने त्रिज्या दिया हुआ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/8 R1/R2, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगी 8R1 या 8R, क्योंकि कहा था उन्होंने कि पहले R हमने लिया था, 8R1 या 8R, यानी जो प्रतिरोध होगा वो अब पहले से 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे सवाल दिया है, निम्नलिखित नियमों का उपयोग नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। तो इन सभी सवालों का जवाब भी हमने पीछे के सेट में दे दिया है, साथ में ये 2023 के सेट के अंदर भी मौजूद थे, और साथ में हमने इनको पहले से ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसलिए हम बार बार यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप पीछे के सेटों को क्रमवार देखते हुए आ रहे हैं। और भी किसी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो इनको समझने में, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से करते रहिए।